सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं जवाद कमाल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ जिसमें बड़े बड़े और अहम फैसले किए गए हैं। बिल्कुल वाज़ेह कर दिया गया कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। जिन्होंने हथियार उठाया है, जो दहशतगर्दी कर रहे हैं और जो दहशतगर्दों का साथ दे रहे हैं, इन सबको बेनकाब करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने की कोशिश कर रही है। कहा जा रहा है कि ईद के बाद अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुलाएगी। क्या अपोजिशन इत्तेहाद इस बार इतना तगड़ा होगा कि वो हुकूमत को हिला सके, या फिर अपोजिशन इत्तेहाद में ही दरारें अभी से पड़ना शुरू हो गई? क्योंकि खबरें ये सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहे हैं। PTI के कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि फौरी तौर पर ईद के बाद एहतजाज किया जाए, क्योंकि 26 नवंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बहुत ज़्यादा भारी था। और अगर इस तरीके का रिस्पॉन्स हुकूमत की जानिब से दोबारा मिला या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही लोग इस तरीके से दोबारा भागे, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फाइनल कॉल दोबारा से किसको नाम देगी? इसके अलावा IMF बजट बनाने जा रहा है हुकूमत का। IMF दोस्त होगा या दोस्त नुमा दुश्मन होगा? क्या नए टैक्स लगेंगे? कितनी परेशानियां आवाम के लिए होंगी? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा नदीम कुरैशी साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। JUIFA के मरकजी रहनुमा असलम गौरी साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। असलम गौरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शहादत अवान साहब, आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शहादत अवान साहब, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नदीम कुरैशी साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। आप लोग अब ईद के फ़ौरन बाद जो एहतजाज की बातें हो रही थी, रमज़ानुल मुबारक ख़त्म होने वाला है, ईद के बाद एहतजाज के लिए तैयारियां मुकम्मल है या फिर जो फॉरवर्ड ब्लॉक है जिसकी बातें की जा रही हैं वो फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा ईद के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जवाद साहब। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को, आज जुमातुल विदा भी है, 27 रमज़ानुल मुबारक है। 1947 में भी आज ही का दिन था, यही लम्हात थे, यही घड़ियां थी मुतफर्रिक, पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं दुआ गो हूँ ये मुल्क हमेशा मुस्तहकम रहे और तरक्की पाता रहे। अच्छा, आपका जो इंट्रो है तहरीक इंसाफ के हवाले से, मैं इसको आपकी राय तो समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि माजी में जिस तरह से हुक्मरानों की ये ख्वाहिश रही है कि तहरीक इंसाफ में कोई फ्रैक्शन हो, तहरीक इंसाफ में कोई डिफरेंट कंपोनेंट बन जाए, उनकी ये ख्वाहिश इस बार भी दम तोड़ देगी और ये पूरी नहीं होगी। तहरीक इंसाफ अगरचे बदतरीन हुकूमती जबर का शिकार है और पाकिस्तान में अगर इस पिछले 3 साल को देखा जाए तो मैं नहीं समझता कि किसी भी जमहूरी हुकूमत के दौरान, डिक्टेटरशिप की बात भी मैं करता, जमहूरी हुकूमत के दौरान किसी सियासी जमात पर, उसके वर्कर्स पर, वर्कर्स की फैमिलीज पर, पाकिस्तान के सहाफ़ियों पर, पाकिस्तान के सिविल सोसाइटी के लोगों पर, हर उस शख्स पर जिसने हुकूमत के नुक्ता नज़र से इख्तलाफ किया, उस पर इस कदर सख्तियाँ, इस कदर जुल्म और इस कदर जबर हुआ हो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ तहरीक इंसाफ इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए, पार्लियामान की बालादस्ती के लिए और हकीकी मानों में अवाम की हुक्मरानी के लिए स्ट्रगल करती रहेगी। 2018 में फॉर्म 45 की बातें होती थी, अब 47 की बातें हो रही हैं। फिर अगर आप बात करते हैं कि ये लोग एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज़्यादा बयानबाजी करते थे, तो आपके जो मौजूदा हलीफ हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनके बारे में भी तो आप लोग किस तरह के स्टेटमेंट दिया करते थे? देखिए, स्टेटमेंट्स देना और मुकदमात कायम करना, स्टेटमेंट्स सियासत में होती हैं, लेकिन बबांग दौल ये कहना कि ये सिक्योरिटी रिस्क है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बहुत की थी, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब अच्छा सेकंड आपने फॉर्म 45 को नाकाम बना दिया था, हम जानते हैं सर। मेरी सुने ना, मेरा सेंटेंस जरा मुकम्मल हो जाने दे। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाकर देख लें, इंतखाबात में हमेशा धांधली थोड़ी बहुत हुई होगी। ये धांधली भी, जिस शहर में आप बैठे हैं यार, 1300 वोट लेने वाला शख्स MNA बन गया, जिसने 1,35,000 वोट लिया वो घर बैठा हुआ है। इस तरह की धांधली कभी आपने सुनी थी? सिर्फ कराची शहर का रिजल्ट ले, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता। धांधली में और डकैती में बड़ा फर्क है। धांधली होती है। इसी कराची शहर की बातें 2018 में भी हो रही थी। नताइज देखकर कराची वाले खुद भी हिल गए थे कि ये क्या हुआ। कराची के लोगों ने वोट किया था, मेरी जान, कराची के लोगों ने वोट किया था। आपका तकाबुल करने का ये जो तरीकाकार है, और मुझे नहीं मालूम आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है,
मैं तो खुद रुकन असेंबली हूँ, मैंने तो खुद अपनी आंखों से दोनों इलेक्शन देखे हैं, तो कैंपेन्स भी देखी हैं। ये तो कभी नहीं हुआ कि किसी पार्टी का इंतखाबी निशान छीन लिया जाए, उसके कैंडिडेट्स को कागज नामजदगी जमा न करवाने दिए जाए, उसके बेशतर कैंडिडेट्स अपने हलकों में इंतखाबी मुहिम के लिए न जा सके। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और फिर जब अवाम तमाम तर हरकों के बावजूद अपने वोट से पूरे सिस्टम को रिजेक्ट कर दे, तो फिर कराची के नताइज की जो बात हो रही है कुरैशी साहब, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये तो मरहूम आमिर लियाकत हुसैन साहब बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज़ों में कह चुके थे कि कराची और फैसलाबाद ये दो शहर ऐसे थे जहां से नताइज तब्दील किए गए थे, जिनकी बुनियाद पर हुकूमत बनी थी। ये आप भी बेहतर जानते हैं, ये स्टेटमेंट आए थे सामने। शाहादत अवान साहब जी जनाब जी, शाहादत अवान साहब, आप लोगों के बहुत ज़्यादा आजकल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ पंजाब में पावर शेयरिंग के मामले पर इख्तलाफात चल रहे हैं। इसके अलावा कैनाल्स के मामले पर भी बातचीत जो है वो अभी डेडलॉक का शिकार है, उसमें मसले मसाइल सामने आ रहे हैं। लेकिन मैं पहले चाहूँगा कि पंजाब में जो पावर शेयरिंग का मामला है, इस पर एतराज़ात दूर हो गए? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि नदीम कुरैशी साहब ने जो बात की है, बढ़िया मैं समझता हूँ हुब्बुल वतनी वाली इन्होंने बात की है। और हर पाकिस्तानी यही चाहता है कि पाकिस्तान माशाल्लाह फले फूले चले। लेकिन मैं एक बात नदीम साहब को कहूँगा, इलेक्शन के हवाले से ये जिस तरीके से बात कर रहे हैं, तो कुरैशी साहब को ये भी तरह बोलें, तबसरा कर लें कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में जो सीटें इन्होंने ली हैं, तो क्या वहाँ इलेक्शन कमीशन कोई और था? उसको भी छोड़ दें। लेकिन उसके बाद लीगल जो प्रोसीजर है वो एक है, ट्रिब्यूनल्स कायम कर दिए गए हैं, ट्रिब्यूनल में आपको आने का है और वहाँ पे करें। 1 साल गुजर चुका है और आपके लोग जो हैं वो पार्लिमान के अंदर भी बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल में ये है कि डेमोक्रेसी तो ये है, जिस तरीके से कुरैशी साहब बात कर रहे हैं, बेहतर तो ये होता कि पार्लिमान के अंदर बैठ के आप पॉजिटिव तरीके से काम करें, मुल्क को आगे चलाएं और वहाँ पे जो भी आपकी अपोजिशन है बेहतर अपोजिशन करें, तनकीद करें। लेकिन मैं तो ये कुरैशी साहब को कहूँगा, देखें कि इस वक्त जिन हालात से पाकिस्तान गुज़र रहा है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि मैं चूँकि गवर्नमेंट में नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाला हूँ। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन के बाद आपको ये कहा था कि चूँकि आपकी जो है आप अपोजिशन में भी तो नहीं है ना, अगर हुकूमत में नहीं तो अपोजिशन में भी मैं वही मैंने तो गुजारिश वही की है ना। मैंने आपको यही कहा ना, मैंने कहा हम गवर्नमेंट में नहीं हैं। लेकिन जब इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पीटीआई को ये ऑफ़र की कि आप गवर्नमेंट फॉर्म करें, हम आपको वोट करेंगे, लेकिन हम आपके साथ गवर्नमेंट में नहीं बैठेंगे हम अपोजिशन में लेकिन गवर्नमेंट आपका हक बनता। लेकिन उस वक्त आपको मालूम है कि पीटीआई ने बिल्कुल यकसर जो है वो इस बात को जो है इनकार कर दिया। उसको भी चलें जो कुछ भी गवर्नमेंट बननी थी गवर्नमेंट बन गई। और जो लोग इनके 97 या जितने भी लोग हैं 87 वो सारे के सारे नेशनल असम्बली में हैं, सेनेटर्स जो हैं वो सेनेट में मौजूद हैं, बाकायदा वहाँ पे हैं। लेकिन सिवाय एहतजाज के अलावा जो लोग पाबंद सलासल हैं उनको छुड़वाने के अलावा मतलब है वो कोई काम नहीं है, वहाँ मुतालबा कुछ नहीं है। तो हालांकि ये मुकदमे जो बने हुए हैं या जितने भी केसेस हैं ये अदालतों ने, ये तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के बने हुए हैं, कोर्ट कचहरीज़ में पड़े हुए हैं, कोर्ट्स ने आपको रिलीफ भी दिया है। और आपके मतलब जो वर्कर्स हैं उनको भी अगले दिन भी कुछ मेरे ख्याल पता नहीं कितने वर्कर्स जो हैं अगले दिन भी छोड़े गए हैं। अब ईद आ रही है, मज़ीद लोग भी जो बाहर आएंगे। तो भाई आप अपना जो लीगल तरीक़ाकार है वो करें। लेकिन मैं कहना आप ये चाहता हूँ कि इस वक्त मुल्क जिस दहशत गर्दी का शिकार है, जिस सूरत हाल से हम नबुर्द आज़मा हैं, सियासत अपनी अपनी पार्टी अपनी अपनी मैनिफेस्टो जो है वारे का अपना, लेकिन जहाँ मुल्की सालमियत की बात हो वहाँ पे हमें बिल्कुल यकजान होकर यक आवाज़ होकर हमें उसकी बात करनी चाहिए। अभी आप ये देखें ना कि जिस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी की मीटिंग हुई, वहाँ पे मेरे दोस्त की पार्टी ने 14 लोगों के नाम दिए। वहाँ बैरिस्टर गौह साहब बाकी दोस्तों ने सब ने कहा जी बिल्कुल हम शामिल होंगे। बाद में 3 नाम और भी दिए, लेकिन नहीं हुए शामिल। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। शाहादत साहब आपका पॉइंट सामने है। मुझे अभी तक उस सवाल का जवाब नहीं मिला कि आपके पंजाब में पावर शेयरिंग के मामले पर क्या इख्तलाफ चल रहे हैं, इसका जवाब आपसे लूँगा। असलम गौरी साहब को डिस्कशन में इन्वॉल्व करते हैं। असलम गौरी साहब, कहाँ तक पहुँची ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की कश्ती? देखिए, हमारी तो ख्वाहिश है कि अपोजिशन मुतहद हो और एक अलायंस बने अपोजिशन का। लेकिन पीटीआई के अंदर जो मामला चल रहे हैं, पीटीआई के अंदर के जो मामला हैं वो मामला शायद नहीं चाहते। पीटीआई की क़यादत तो चाहती है, पीटीआई का बानी जो जेल में पड़ा हुआ वो भी चाहता है ग्रैंड अलायंस बने। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जब हम करीब होते हैं, जब उस स्टेज पर पहुँचते हैं
कि हम एक अलायंस बनने का ऐलान करने वाले होते हैं। इस तरह की बातें पीटीआई के अंदर से ही कुछ लोग होते हैं वो कहना शुरू कर देते हैं। कौन लोग हैं गौरी साहब? और कल अली अमीन ने एक स्टेटमेंट दिया आपके सामने, उसकी स्टेटमेंट है। कल एक टीवी चैनल पर उसने इंटरव्यू देते जो बस जुबानी अख्तियार की है। क्या उस बस जुबानी के बाद मेरा कारकुन इनके कारकुन के साथ खड़ा हो सकता है? वो तो ये कह रहे हैं कि हम बानी पीटीआई की रिहाई की कॉज के लिए अगर चलेंगे तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी बैठने के लिए तैयार है। एंटी तो नहीं थे वो। देखिए, बात यह है कि उनकी पार्टी के अंदर जो मामला हैं उनको पहले ठीक करने पड़ेंगे। जब तक वो अपनी पार्टी के अंदर के मामला ठीक नहीं करेंगे, जो अंदर उनके बैठे रेशा दवानियां कर रहे हैं, जो अंदर बैठे वो पार्टी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, पार्टी का फायदा नहीं कर रहे वो लोग। वो जो इमरान खान का मैसेज हमारे पास आता है वो कुछ और होता है, जो असद कैसर मैसेज लाता है वो कुछ और होता है, जो अकरम राजा साहब मैसेज लाते हैं वो कुछ और होता है, जो गौर साहब मैसेज लाते हैं वो कुछ और आता है, जो अलीमीन मैसेज देता है वो कुछ और होता है। तो इस तरह के कुछ लोग बैठे हुए हैं इनकी पार्टी के अंदर। रात उसने एक टीवी पर जो इंटरव्यू दिया है, जो उलमा इकराम की शान में गुस्ताखी की है। मेरी तो पार्टी के अंदर 20 लाख उलमा इकराम है, मैं उन उलमा इकराम को कैसे रोड पे लाके इनके बराबर में खड़ा कर सकता हूँ जिनकी शान में गुस्ताखी नहीं करेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे बैठ के इनके नुमाइंदे। क्या अली अमीन इनका वज़ीर आला नहीं है पीटीआई का? या तो क्या है कि नहीं है, तो या फिर उनको जवाब देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हमारी ख्वाहिशों के बावजूद हम चाहते हैं इत्तेहाद बने। मुल्की हालात जो इस वक्त खराब है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है मुल्क के हालात कहाँ पहुंचे हुए हैं और उनको ठीक करना कितना जरूरी है। मुआशी तौर पर अमन अमान सबसे ज्यादा बदतर हो चुका है इस मुल्क का। इसको कैसे ठीक करना है, खुद केपीके की सूरत इनको अंदाजा होना चाहिए, बलूचिस्तान की सूरत पीपल्स पार्टी को अंदाजा चाहिए, दोनों की हुकूमतें वहां मौजूद। लेकिन गौरी साहब हुकूमत से आप लोगों के भी शदीद इख्तलाफात हैं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका इत्तेहाद बने या ना बने, आप भी हुकूमत के खिलाफ तहरीक इंडिया दे चुके हैं, JUIF दे चुकी है। तो क्या मौलाना साहब को किसी के साथ इत्तेहाद की जरूरत है या फिर वाकई मौलाना साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जरूरत है JUI को? लास्ट ईयर हमने अप्रैल से अपनी तहरीक ऐवान नहीं मैदान के नाम से पशीन से शुरू की थी और उसके तहत हमने कराची मज़ार कायद, फिर इसी तरह मुजफ्फरगढ़, फिर लाहौर, फिर पेशावर और फिर आखिरी सक्खर, या हम हर जगह अपने प्रोग्राम कर चुके हैं। और मजीद हम ईद के बाद, चूंकि रमजान मुबारक था और ईद के बाद हम इंशाल्लाह, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप लोगों के साथ मिले या ना मिले, JUI जो अपनी अवामी राबता मुहिम है वो जारी रखेगी? बिल्कुल जारी रखेंगे, हमारी तहरीक जारी रहेगी। हमने, आपको पता होगा, पहले भी जब हमने इस लॉन्ग मार्च किया था इस्लामाबाद की तरफ, तो उससे पहले 14 मिलियन मार्चेस किए थे। अपने कारकुन को हमने उसको अपना बूस्ट किया था और उसके बाद फिर हम उसको लेके चले। तो हम इसी सिलसिले में अब फिर काम कर रहे हैं और इसके बाद चले इस हवाले से मैं आपसे बात करूंगा कि हुकूमत ने आपसे कोई राब्ता किया नहीं किया। मैं जरा कुरैशी साहब की तरफ आता हूँ। कुरैशी साहब, असलम गौरी साहब भी वही बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाक़दीन करते हैं कि एक बात ही नहीं होती। असद कैसर साहब की बात और है, उमर अयूब की बात और है, आजकल तो सलमान अकरम राजा साहब की बात सबसे ऊपर आ रही है, वो अलग है। बैरिस्टर गौर कुछ कह रहे हैं, अलीमा खान, बुशरा बीबी, जुनैद अकबर, अली अमीन गंडापुर, ये सब आवाज़ें अलग अलग ही आती हैं, कोई एक आवाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं आती। अच्छा, ये मेरे लिए खबर है जी, ये आप फरमा रहे हैं। गौरी साहब मेरे भाई हैं, मुझे बड़ा एहतराम है उनका। तो कोई एक एग्जाम्पल दे दे। मैं अली अमीन गंडापुर साहब की बात तो नहीं करूंगा, बाकी जितनी लीडरशिप है वो कोई एक एग्जाम्पल दे कि किसी एक टॉपिक पे 5 लोगों ने मुख्तलिफ बात की हो। अब मैंने तो जितना देखा है, मौलाना फजलुर रहमान साहब से जितनी मुलाकातें हुई हैं, जो असद कैसर साहब, बैरिस्टर गौर खान साहब, उमर अयूब खान साहब, ये सब लोग इकट्ठे ही जाते हैं। तो एक ही वक्त में 5 लोग कैसे मुख्तलिफ बातें कर सकते हैं? अली अमीन गंडापुर साहब के जाहिर है उनका डोमेस्टिक इशू है, उनकी मकामी पॉलिटिक्स के इश्यूज हैं, वहाँ कोई बात हो सकती है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी बड़ा एहतराम करती है। और उलमा कराम तो ज़ाहिर है हम सबके लिए काबिल एहतराम है। कैसे हो सकता है कि हम उलमा कराम की शान में कोई ताक़ी करें? तो मैं तो इस बात की तस्दीक नहीं कर सकता। दूसरा, मैं आपसे गौरी सबसे पहले शहादत भाई ने कुछ गुफ्तगू की, बड़े शाइस्ता की, इन्होंने बड़े अंदाज में बात की, मुझे बड़ा अच्छा लगा इनका बोलना। इन्होंने हमें फरमाया कि जी हम क्यों एतराज कर रहे हैं इंतखाबी नताइज पर। देखिए, अगर 2024 के इंतखाबी नताइज पर सिर्फ तहरीक इंसाफ एतराज कर रही होती तो चले और बात की। ये तो बिलावल जरदारी साहब ने अपनी वालदा मरहुमा की बरसी पर 27 दिसंबर को गड़ी खुदाबख्श में खड़े हुए कहा ये फॉर्म 47 के ऊपर है। गवर्नर पंजाब रोज ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अब शायद उनकी गाड़ी बड़ी चेंज हो रही है, मुमकिन है वो अब ना कहा करें। कमर जमान कायरा साहब ने कहा, अगले दिन मेरे साथ प्रोग्राम में शैला रजा साहब आती, उन्होंने कहा कि लाहौर में जहां बिलावल जरदारी साहब जिस सीट से इलेक्शन लड़ रहे थे
वहाँ टोटल धांधली हुई है, फॉर्म 47 पर नताइज मुरतब किए गए हैं। तो दूसरा इन्होंने ट्रिब्यूनल्स की बात की कि जी ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं, आप ट्रिब्यूनल्स में क्यों नहीं जाते? देखिए जितने पिटिशनर्स हैं, जितने एप्लीकेंट्स हैं, जितने विक्टिम्स हैं सारे इलेक्शन के, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में पार्ट भरे हुए हैं, उन्होंने अपनी उजरदारियां पेश की हुई हैं। लेकिन आपको पता है क्या हुआ 26 तरमीम के बाद इन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के साथ? एक भी हेयरिंग पंजाब में मुकम्मल नहीं हो सकी, प्रोसीडिंग ही नहीं हो रही है। अभी अगले रोज मैं सुन रहा था आप चीफ जस्टिस साहब ने कोई हुक्म जारी किया है ट्रिब्यूनल्स के हवाले से कि स्पीड अप किया जाए। तो एक साल जिस शख्स को इंसाफ ही नहीं मिलेगा, इंतखाबी नताइज ही उसकी मर्जी के खिलाफ मुरतब किए जाएंगे। लोग फॉर्म 45 लेकर फिर रहे हैं, जो आरओज ने दिए हैं, जो वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर्स ने दिए हैं, लेकिन जो नताइज मुरतब किए गए हैं वो किसी और कागज पे किए गए। और ये मैं तो नहीं क्या, इंटरनेशनल इदारे कह रहे हैं, पत्तन की रिपोर्ट है, फाफन की रिपोर्ट है। लेकिन चले हम इनकी बात पर अमल करते हैं, इनकी बात को मैं अच्छा समझता हूँ। हम अपना रोल जरूर प्ले कर रहे हैं, असेंबलीज में जरूर हम मौजूद है, लेकिन क्या ये सिस्टम हमारी मौजूदगी को अपने लिए बाइस तकवीत समझता है? एक साथ हम असेंबलीज में मौजूद है, बिल्कुल वह नहीं उसी वक्त हमारे अरकान असेंबली से, हमारे पॉलिटिकल वर्कर से, हमारी लीडरशिप से जो सलूक रखा जा रहा है रवा, जिस तरह से आए थे लोगों के घरों पर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, लोगों घरों पर रेड्स होती है। मतलब इधर जाफर एक्सप्रेस का सानिया हो रहा है, उधर हमारे एमएनए आदिल बाज़ई के घर पे उसी वक्त पर पुलिस रेड कर रही है। तो ये कौन सी जमहूरियत है? ये कौन सी आइन की पासदारी है? ठीक है कुरैशी साहब, आपका पॉइंट आया। शहादत साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा और वही सवाल, पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इख्तलाफात चल रहे हैं, उन मामलात में कुछ नरमी हुई, कुछ बात बनी, मुज़ाकरात आगे हुए? देखें, मैं सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होना चाहती, लेकिन चूंकि हमने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है तो डेफिनेटली हमारी कुछ उम्मीदें हैं। हमारा इनके साथ रिटर्न का एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट में जो चीज़ें हैं हम चाहते हैं कि उनके ऊपर तो कम से कम अमल दरामद होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारा उसमें यह तय था कि जितनी पीएसडीपी की स्कीम्स होंगी वो हमारे हिसाब से हमें ऑन बोर्ड लेकर बनाई जाएंगी। इस तरीके से जहाँ तक सूबे में जो एग्जेक्टिव की जो पोस्टिंग ट्रांसफर्स होगी उसमें कम से कम एटलीस्ट जो है हमें भी ऑन बोर्ड रखा जाएगा। लेकिन मैं आपको छोटी सी एक बात बता दूं कि एक पहली बात तो आप ये देखें कि ये चोलिस्तान के पानी का जो इशू हुआ है उसके ऊपर सिंध ने एक मतलब आवाज़ उठाई हुई है। डेली आप देखते हैं कि उसमें एहतजाज हो रहा है और उसमें बड़ी खुशाइंद बात है कि तमाम सिंध के लोग इर्रेस्पेक्टिव के किस पार्टी से हैं, तकरीबन हर बंदा ये आवाज़ उठा रहा है कि खुदा के वास्ते सिंध को बंजर मत करें, बंजर ज़मीनों को आबाद करने के लिए सिंध का पानी आप रोकना चाह रहे हैं। तो उसके लिए बात की जब ये सबसे पहले ये स्कीम सरफेस हुई कि इन्होंने 6 महीने के लिए रसा की नो ऑब्जेक्शन ली है और उसके बाद स्कीम आगे बढ़ाना शुरू कर दी, तो वहाँ पे जो है ये स्कीम जो है जब एक्निक में पहुँची तो एक्निक में उस वक्त तक जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं इनको लेटर लिख चुके थे कि भाई हमें इस बात पे इख्तलाफ है कि पहले से पानी जो है वो शार्ट है, 19% पंजाब को पानी शार्ट मिल रहा है, 17% हमें शार्ट मिल रहा है। तो पहले से जो 1991 के अकॉर्ड में जो हिस्सा हमारा मुख्तस है वो पानी हमें नहीं मिल रहा और मज़ीद आप पानी की कटौती करने के लिए जा रहे हैं। और इरफा ने किस तरीके से आपको खरीफ के लिए ये आपको कह दिया ये पानी होगा, फिर उन्होंने कहा रेनी जो है ये वो नहर होगी, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं ये तो सालाना नहर होगी। तो वो ज़्यादती उसके लिए हमने गवर्नमेंट को लिखा, प्राइम मिनिस्टर साहब को हमने लिखा, हमने प्लानिंग को लिखा, हमने हर डिपार्टमेंट को लिखा कि इसको आप अप्रूव नहीं करें। तो उसके लिए डेफिनेटली अगर दो सूबों गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई इख्तिलाफ होता है उसके लिए CCI जो एक फोरम है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है और उस फोरम को हर 90 डेज़ के अंदर अंदर उसकी मीटिंग होना लाजिम है। लेकिन आज 14 महीने हो गए हैं वो CCI का इजलास नहीं हुआ। तो हम तो ये कहते हैं हमारा आईनी और कानूनी जो हक है आप उस पर उसको भी आप आगे जाएं। आप ये देखें, ये मेरे दोनों दोस्त सिंध के बैठे हुए हैं कि यहाँ पे M9 जो है वो पूरे पंजाब में मोटरवे आपने बना ली है, सड़कें बना ली, M9 वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। M6 जो है हैदराबाद से सक्कर जो है वो कब से पड़ा हुआ है, उस पे कल हमारे हुकूमत से नाराज नजर आ रही है, जबकि अपोजिशन की 2 बड़ी जमातें ऐसी हैं जो बड़े एहतजाज की तैयारी करने जा रही हैं। तो ऐसे में हुकूमत का क्या रद्द है? हुकूमत किन जमातों से बात करने की कोशिश करेगी, अपने इत्तेहादी को मनाएगी, अपोजिशन में शामिल जमातों से बात करने की कोशिश करेगी? ब्रेक के बाद पर बात करेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। हुकूमत क्या एहतजाज रोकने की कोशिश करेगी? ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो बनने जा रहा है उसको रोकने की कोशिश करेगी? जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात है, हुकूमत से नाराज़ है, उसको मनाने के लिए हुकूमत कोशिश करेगी? या फिर हुकूमत को किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अपोजिशन हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है? कुरैशी साहब क्या समझते हैं आप? हुकूमत की तरफ से अगर JUI को, वैसे ही सवाल मैं असलम गौरी साहब से भी करूँगा, उनसे बात करने की कोशिश की गई, उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक भी है फजलुर रहमान साहब से, हुकूमत में शामिल तमाम ही जमातों का, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ स्टैंड करेगी अगर JUI अलग हो जाती है अलायंस से? अच्छा, पहले आपकी बात से पहले, सवाल से पहले, मैं शाहद अवान साहब को बड़े बसड़ एहतराम, इन्होंने 2 से 3 बार कहा कि हम तो हुकूमत में नहीं है। अब मैं ऐसे पाकिस्तानी बड़ा हैरान होता हूँ, और मुझे एक मिसाल याद आती है, ये वही माँ है जिसके 12 बच्चे हैं, जो कहती है मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। पीपल्स पार्टी की मिसाल उस माँ जैसी है। ये हुकूमत में ना होने के बावजूद इनके पास सेनेट की चेयरमैनशिप है, इनके पास पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का ऑफिस है, इनके पास पूरे पाकिस्तान की जो आईनी ओहदे हैं वो इनके पास है, एक सूबे की हुकूमत इनके पास है, जहाँ दो गवर्नर्स भी हैं। तो अभी ये हुकूमत में नहीं है। मैं मतलब हैरान होता हूँ कि किस अंदाज में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चली गई है। अब तो लगता है हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, वो बॉलीवुड की फिल्म देख रहे हैं। अच्छा, आपके सवाल का जवाब दे दूं। ये पाकिस्तान की सियासत किस तरफ चली गई, इस पर बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करिए। शहादत अवान साहब, मैं आपसे भी इसका जवाब दूंगा। जी कुरैशी साहब, सबसे ज्यादा तो समत है कुरैशी साहब, सबसे ज्यादा। मैं आता हूँ अवान साहब, आपकी तरफ आता हूँ। कुरैशी साहब, सबसे ज्यादा पाकिस्तान की सियासत की तब्दीली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम को शिकस्त फाश दी है। पाकिस्तान के कॉमन मैन को, पाकिस्तान के आम आदमी को इस बात पर यकीन दिलाया है कि उसकी आईनी, डिजिटल मीडिया पर क्या है, एक कल्चर ऐसा भी मुतारिफ करवाया जिसमें तू तड़ाक से बात की जाए। पाकिस्तान की सियासत में ऐसा भी नहीं होता था। कुरैशी साहब, आप नेशनल असेंबली का सेशन देखें जिसमें फहमीदा मिर्जा साहबा ने एक स्पीच की थी। उन्होंने फरमाया था कि मैंने बेनजीर भुट्टो साहबा को 10 बार इस ऐवान से आंसुओं के साथ रोते हुए जाते देखा। उस वक्त तो तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नहीं थी। जब पाकिस्तान की सियासत में लोगों की किरदार कुशी के हवाले से हेलीकॉप्टर से तस्वीर फेंकी जाती थी। ये बड़ी तवील कहानी है हुजूर। यहाँ तो लोगों के नाम जानवरों पर रखे गए, यहाँ तो लोगों के नामों के साथ बड़ी बड़ी हित्ता कामेज गुफ्तगू की जाती रही। ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब ये जो दूध के धुले हुए हैं ना जी, बड़े हसास लोग हैं, अब ये बड़े नाजुक मिजाज लोग हैं। अब इनकी नाजुक अंदामी पे बड़ी तकलीफ इनको होती है तनकीद करने में। वो तनकीद तहरीक इंसाफ नहीं कर रही। आप और मैं डिजिटल दौर में जिंदा जवाब, आप गुफ्तगू कर रहे हैं, लाखों लोग सुनेंगे। मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, लाखों लोग सुनेंगे। आप और मुझे भी तनकीद का सामना करना पड़ता है। आज वो दौर नहीं है कि हम सिर्फ सरनगू करके जिंदगी गुजारे, और ये दुनिया भर में है, ये पाकिस्तान में नहीं है। आप पड़ोसी मुल्क में जाए, नरेंद्र मोदी के साथ क्या हाल होता है, जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ लोग, वहां अमेरिका के लोग क्या सलूक करते हैं। ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को बड़ी नाजुक अंदाजी आ गई है, बड़े नाजुक अंदाज हो गए हैं, बड़े इनके दिल छोटे हो गए हैं, बड़े हसास हो गए हैं। ये जैसे इक़्तिदार में आते हैं ये वो सब कुछ भूल जाते हैं। बिल्कुल ठीक है कुरैशी साहब। शहादत अवान साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। शहादत अवान साहब, एक बात जो कुरैशी साहब कह रहे हैं कि आप लोग हुकूमत में हैं भी और नहीं भी हैं, गुड़ भी खा रहे हैं, गुलगुलों से परहेज भी कर रहे हैं, इसका तो जरा जवाब। नहीं, कुरैशी साहब को ये मतलब सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या गवर्नमेंट जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। आईने पाकिस्तान में गवर्नमेंट क्या है? क्या गवर्नर जो है वो गवर्नमेंट है? क्या चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट है, या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरेशन का जो एक हेड है वो मतलब गवर्न करता है, वो रूल करता है? चलिए या मैं आपसे कथा कलाम की माजरत चाहूंगा अवान साहब। मान लिया जाए कि ये सारे वो ओहदे हैं जो सियासी नहीं है। मैंने अवान साहब भाई की कुरैशी साहब, मैंने आपकी सारी बात सुने ना कुरैशी नहीं। शहादत साहब, ये मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, कथा कलामी की आपसे माजरत चाहूंगा। मैं मान लिया जाए ये वो सारे ओहदे ऐसे हैं जो सियासी नहीं है, लेकिन फिर इसके बाद आप हुकूमत से शिकायत क्यों कर रहे हैं कि पंजाब में पावर शेयरिंग के मामले पर पंजाब में जो फैसले होते हैं उसमें आप लोगों से पूछा नहीं जाता, साथ नहीं उठाया जाता? साहब ये गुजारिश सुन लें, कुरैशी साहब ये गुजारिश सुन लें। बात ये है, क्या को हमारा वजीर है, क्या हमारा कोई स्टेट मिनिस्टर है, क्या बात ये गुजारिश भी सुन लेना। जब हम फेडरल गवर्नमेंट में नहीं हैं, ये ज़रूर है कि सिंध के अंदर हमारी सूबाई हुकूमत है, और सूबाई वहाँ पे चूँकि आप ख़ुद सिंध के बासी हैं, मेरे ख़्याल में आप कहेंगे कि सिंध बेहतरीन तरीके से माशाल्लाह चल रहा है। लेकिन जहाँ तक फेडरल गवर्नमेंट की बात है, तो भाई मैंने तो आपको पहले ये कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट को हमने सपोर्ट किया एक रिटर्न एग्रीमेंट के तहत।
अगर वहां पे कहीं हमें अच्छा, शहादत अवान साहब, कथा कलामी की माजरत चाहूंगा, आप मेरी बात तो सुने, नहीं बात सुन लेना, आप बात सुन ले। मैं ये कहने लगा था आपको कि हमारे साथ तो हाल ये, मैं अभी अब 2 अल्फाज आपको कहा, 2 दिन पहले एक्निंग की मीटिंग हुई है, तो हमारा हैदराबाद सक्खर जो है ना, वो मोटरवे की बात नहीं है, वो लाहौर साहिवाल और बहावल नगर की बात होती है। तो भाई क्या ख्याल है कि हम गवर्नमेंट को ये बातें याद न करवाएं कि भाई किस तरीके से आप तो फ़र्का कर रहे हैं। क्या 211 बिलियन जो है वो चोलिस्तान सहरा के लिए तो बजट जो है वो एक्निक कर देती है, तो बाकी सूरत हाल नहीं होती है। तो ये तो हमने उनके साथ तय किया हुआ है कि बराबरी के असूल के ऊपर पाकिस्तान में आप चलेंगे। मौरी साहब, हुकूमत की जानिब से कोई राब्ता आप लोगों से किया गया एहतजाज में शामिल ना होने के हवाले से, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इत्तेहाद है उसमें शामिल ना होने के हवाले से? मैं इस सवाल का जवाब दे दूंगा। मैं शहादत अवान साहब ने बहुत प्यारी स्टोरी लिखी है, इनको तो फिल्में या ड्रामे लिखने चाहिए। 16 साल से सिंध में जो कुछ हो रहा है किससे छुपा हुआ है? क्या इस वक्त सक्खर डिवीजन में, क्या इस वक्त लाड़काना डिवीजन में असर के बाद के बंदा सफर कर सकता है? कौन जिम्मेदार है उसका? बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत है? पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है। ये क्या वहाँ क्या हो रहा है? कौन जिम्मेदार है उसका? आप सदर पाकिस्तान बैठे हुए हैं, आप कहते हैं मुझे सदर का ओहदा नहीं है, तो कौन है? पीपल्स पार्टी का क्या ओहदा है उसके पास? कौम को बताया जाए कि उनके पास कौन सा ओहदा है पीपल्स पार्टी का। आप कैसे मजाक कर रहे हैं कौम के साथ? इतने बड़े चैनल पे बैठ के हमें सबको बेवकूफ समझते हैं। आप कल एक चैनल ने, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, शायद यहाँ जरूरत नहीं होगी, मैं कल एक चैनल ने 20 मिनट की स्टोरी की है, इसमें सदर साहब के दफ्तर मौजूद है। क्या 26वीं तरमीम के बाद सदर साहब ने जो ऑर्डिनेंस जो पास किए, क्या उस पर ये हाथ उठाएंगे कि ये हमारे नहीं है, वो सदर कोई और है? खुदा का खौफ करो यार, कोई तो जिम्मेदारी कबूल करो। मजे भी ले रहे हो, अरबों रुपए भी ले रहे हो, गवर्नरियां भी ले रहे हो, सदर पाकिस्तान भी बने बैठे हो, चेयरमैन सेनेट भी बने बैठे हो, डिप्टी स्पीकर भी बने बैठे हो, और 2 सूबों में अयाशी भी कर रहे हो, और भोले बन के कहते हैं हम तो कुछ भी नहीं है, हमारे ये भी नहीं है और वो भी नहीं है। खुदा का खौफ करो यार, इतना जुल्म नहीं करो कि लोग तुम्हारे दरवाजों पे आके पहुंच जाए। इस तरह की स्टोरियां नहीं करो, कौम इस वक्त जज्बाती है। आप कराची में रोज लोग मर रहे हैं डैम्परों से, कहाँ है आपकी हुकूमत? कहाँ है पुलिस? कहाँ है इंतजामिया? आप कहाँ है? आप कभी यूनिवर्सिटी रोड पर सफर किया आपने शहादत अवान साहब? आपको पता चले लोग किस तरह आपको दुआएं देते हैं? आधा शहर आपने दमे का मरीज कर दिया। आप कहते हैं कि कराची में बड़ा काम हो रहा है, सिंध में 16 साल में बड़ा काम हो रहा है। आपने मुझे अपनी उस आपकी गुफ्तगू से मैं अपने मौजू से हट गया। दूसरी बात मैं आपसे कहूंगा कि हमारा पीटीआई से राब्ता है, लेकिन जब हम और पीटीआई करीब जाते हैं, फासले कम होते हैं, पीटीआई के अंदर से कुछ लोग ऐसे होते हैं वो इस किस्म के जवाब बयान जारी कर देते हैं। मौली साहब, आपका पीटीआई से राबिता है, आप लोगों का हुकूमत से भी राबिता है? सवाल मेरा ये था। जी, मैं हुकूमत तो हमेशा राब्ते में रहती है। हुकूमत से तो पहले दिन भी राब्ते में थे। अगर हुकूमत के साथ जाना होता तो पहले दिन ही चले जाते। वज़ीर जनाब शहबाज शरीफ के हलफ उठाने से पहले ही उन्होंने हमें कहा आप हुकूमत की तरफ जाएं ना जाएं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शामिल नहीं होते तो भी हुकूमत की तरफ जाना ही हुआ ना गौरी साहब। हम अपोजिशन में हैं। गौरी साहब, क्या ये कहा जा सकता है, मैं ये सवाल करने में हक बजानिब हूँ कि क्या जेयूआई विकेट की दोनों तरफ खेल रही है? एहतजाज जारी और सारी है, हम एहतजाज में हैं, हम एहतजाज कर रहे हैं। हमने अभी जो दोस्त एहतजाज का प्रोग्राम बना रहे हैं उनसे पहले से कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये समझे कि हम किसी के पीछे हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे। मेरी अपनी पार्टी है, मेरी अपनी पॉलिसी है, मेरे अदारे मामला तय करते हैं, हम जायजा ले रहे हैं। हमने फासले बहुत कम किए पिछले 1-1.5 साल में। हमारे अगर पाकिस्तान फासले कम हुए वो आसमान। बिल्कुल ठीक है। नदीम कुरैशी साहब, जेयूआई फे को अगर हुकूमत रोक लेती है, किसी भी तरह मना लेती है कि वो आप लोगों के इत्तेहाद में शामिल ना हो, भले इंडिविजुअली एहतजाज करें, हुकूमत को ज़ाहिर है उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां स्टैंड करेगी? जवाब पाकिस्तान का बच्चा बच्चा सरापा एहतजाज है। आपको अंदाजा नहीं हो रहा मुल्क के हालात क्या है। अभी बिल्कुल ठीक है गौरी साहब ने कि अंदरूनी सिंध में मगरब के बाद बंदा बाहर नहीं निकल सकता। बलूचिस्तान में ऑलमोस्ट गवर्नमेंट की खत्म हो गई है। ये तहरीक इंसाफ के एज इंडिविजुअल पार्टी के एहतजाज की बात नहीं है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस वक्त खौफ का शिकार है, नाउमीदी का शिकार है, मायूसी का शिकार है। मैं ये बात कभी ना करता, मैं मायूसी पसंद ही करता, अल्लाह तक ना तू मिल रहमत अल्लाह। लेकिन हमें जब जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है। यहाँ पंजाब में आप देखें, मैं पंजाब से हूँ, शहादत अवान साहब शायद मुझे सिंध से समझ रहे हैं। पंजाब में सूरत हाल ये है कि सिर्फ सोशल मीडिया पे कमेंट है। सिर्फ लाहौर शहर में फरवरी में, ये इदी फाउंडेशन की रिपोर्ट है, 31 लोगों ने खुदकुशी की है सिर्फ लाहौर शहर में। पंजाब की सूरत हाल इससे भी ज्यादा बदतर है। तो गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त सिर्फ ऐवान सदर में है, ऐवान वजीर आजम में है,
और ये वुज़रा के घरों में हुकूमत है, आम आदमी को नहीं मालूम हुकूमत कहाँ है। जिस मतलब आप ये सोचें कि जब मुल्क चल रहा हो और पूरा एक कॉन्वॉय जो है वो हज और बैतुल्ला हज उम्रे के लिए बैतुल्ला में मौजूद हो, बिल्कुल जाएं, हमें बड़ा एहतराम है सब लोगों को, वहां जाकर फोटो शूट्स किए जाएं और पूरी कौम को ये मैसेज दिया जाए कि लोगों को प्राणों को कोई परवाह नहीं है इस चीज की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत वो तमाम मुहब्बे वतन ताकतें जो ये समझती हैं कि पाकिस्तान को अगर अब बचाना है तो हमें बाहर निकलना होगा। इस वक्त दहशतगर्दी से ज्यादा बड़ा खतरा ये सियासी दहशतगर्दी है जो पाकिस्तान में हो रही है। ये जो हुक्मरान पाकिस्तान पर मुसल्लत है, अभी आपने खुद अपने इंट्रो में कहा कि जी IMF बजट बनाएगी, तो शहबाज शरीफ साहब तो चिल्ला चिल्लाकर, मुझे जाती तौर पे हर शख्स का एहतराम है, जब वो अपोजिशन लीडर थे वो चिल्ला चिल्लाकर कहते थे कि तहरीक इंसाफ ने तो IMF के सामने मुल्क को गिरवी रख दिया, बेच दिया पाकिस्तान को, स्टेट बैंक सेल कर दिया, पाकिस्तान के असासे बेच दिए। अब उनकी वो गुफ्तगू कहाँ है जो फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने की थी? अब क्यों IMF पाकिस्तान में ज़राअत पे भी टैक्स लगाने पे पजिद है, हर शख्स पे 3-4 बिल्कुल ठीक है कुरैशी साहब, आपका पॉइंट सामने आया। शहादत अवान साहब कुछ आपके बात में कुछ कहना भी चाह रहे हैं? तो शहादत अवान साहब, यही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हुआ करते थे तो PTI IMF कहते थे, अब इस बार IMF अगर इंटरप्ट कर रही है बजट में तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों खामोश है? पहली बात तो ये कि कुरैशी साहब ने कुछ बातें कदरे बिल्कुल बेहतर की हैं जो कि पाकिस्तानी को पॉलिटिशियन को करनी चाहिए कि दहशत गर्दी के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म पे एक फोरम को होना चाहिए। वो तो इनकी पार्टी का इंटरनल जो मसला है कि दो पार्टियां जब नज़दीक आती हैं तो क्या हो जाता है, क्योंकि मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ में से जो बहुत बड़े अकाबरीन थे, बहुत से लोग जो हैं वो अब मंजर आम पे या हैं नहीं या वो इंटरेस्टेड नहीं है या पार्टी से अलग हो गए, वो उनका अपना इशू है, हमारा वास्ता नहीं है। बाकी तो मैं ये आपको बात बताऊं कि हमें भी बहुत सी बातें याद हैं कि कौन से लोगों के ख़िलाफ़ किस किस्म के जो केसेस हुए हैं। हर दौर में कुछ इस किस्म के लोग, मैले लोग हुआ करते हैं जो लोगों के ऊपर गलत किस्म के जो इल्ज़ामात लगाते हैं, गलत किस्म के प्रोपेगेंडे करते हैं। लेकिन मैंने आपको ये कहा कि हम पाकिस्तान की खातिर, जमहूरियत की खातिर जो है हम हमेशा जो है मतलब कोशिश करते हैं रिकन्सिलेशन की कि पाकिस्तान चले। वरना क्या ख्याल है कि PTI जो है इस बात को बर्दाश्त करती है कि इद्दत जैसे केस ज़ाती जो हैं, नौइयत के हैं, वो केसेस हो जाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि सियासत वाकई आदमी को जो है ना वो छील के रख देती है। लेकिन बात एक मैं आखिर में बात करूँ, आपने जो बिलावल साहब की बात की है, ये मेरे दोनों दोस्त बैठे हैं। देखें जी, बात ये है कि JUI जो है, मैं आपको गुजारिश ये करूं कि आज बिल्कुल मेरा दोस्त जो है बड़ा चीख के बातें कर रहा है। कल तक तो PDM की गवर्नमेंट में थे, कल तक तो जो 26वीं तरमीम में वो थे, परसों तो जो है नेशनल सिक्योरिटी में वो थे। भाई बात ये है कि JUI में आप हमें बड़ा एहतराम का रिश्ता है मौलाना साहब का, आपको पता है कि लेकिन उन्होंने जहाँ पे पाकिस्तान की बात आई तो आपको पता है मौलाना मुफ्ती महमूद साहब ने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी भुट्टो साहब के साथ जो है इत्तेफाक किया और उन्होंने साइन किया। अभी भी आप ये देख लें 26वीं तरमीम में भी उन्होंने हमारा जो है साथ दिया। अभी भी मौलाना साहब ने, अगले फजल रहमान साहब ने पार्लिमान के अंदर ये कहा कि मुझे अफसोस है कि मुझे नहीं पता था कि PTI यहाँ पे नहीं आएगी। तो ये बड़ी मैं समझता हूँ मोहतम्बल किस्म की नेशनल कौमी लेवल की ये गवर्नमेंट है। असल में इनका जो मुकाबला अपना है ना वो PTI के साथ है। वो चाहते भी हैं कि हम PTI के साथ जाएं फिर, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि कल हमने इलेक्शन भी नहीं के सामने लड़ता है भाई खैबर पख्तूनख्वा में, तो कि भाई जो कुछ भी होगा वहाँ तो PTI की इस वक्त भी हुकूमत है। तो किस तरीके से जमीयत उलमाए इस्लाम जो है इनके साथ इत्तेहाद करेंगे, नज़दीक जाते हैं फिर एक दूसरे का चेहरा देखते हैं तो उनको अगला इलेक्शन याद आ जाता है, उसके बाद साहबजाद एक साथ वो नहीं चल पाते। तो मेरा कहना ये है कि भाई बात ये है कि हमारा एक मिशन है, वो क्या है कि दहशत गर्दी का शिकार जितनी भी पार्टियाँ हुई हैं वो उनमें सबसे सरे फहरिस्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दूसरे नंबर पे जमीयत उलमाए इस्लाम है। इस वक्त जितने भी लोग मारे गए हैं, जितने हमारे उलमा मारे गए हैं, जितनी दहशत गर्दी जमीयत उलमाए इस्लाम ने फेस की है, मैं कहता हूँ सद अफसोस, हमें उसके ऊपर बिल्कुल कतई तौर पर अफसोस है। लेकिन जहाँ तक रहेगी PTI के बाद, PTI वालों ने तो दहशत गर्दों को ला के आपने खैबर पख्तूनख्वा में जो है आके बसाया है और आज जहाँ पे उनकी हुकूमत है वो दूसरों को बिल्कुल ठीक है। क़त्ल कलामी की माज़रत चाहूँगा। शहादत अवान साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नदीम कुरैशी साहब, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, आज से 78 बरस कबल आज ही के दिन इस्लामी तारीख के हिसाब से हमने आज़ाद वतन हासिल किया था। आज यौम आज़ादी है। आज 78 बरस बाद हम कहाँ खड़े हैं? हम मुख्तलिफ ग्रुपों में बटे हुए हैं,
वक्त इख्तलाफात करने का नहीं, इख्तलाफात भुला कर आगे बढ़ने का है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।